नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भवानी सिंह, एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी, नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड, इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। भूगोल विषय को शून्य से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभिक दौर से भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, भूगोल का अध्ययन किन किन विधियों से किया जाता है और आदि आदि। मित्रों, आप बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। भूगोल दोस्तों, भूगोल जो शब्द है हिंदी का, ये अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। भूगोल शब्द अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मित्रों, जियोग्राफी जो शब्द है अंग्रेजी का, इस जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के संयोजन से हुई है, जो दोनों शब्द व्युत्पन्न हैं लैटिन भाषा से। पहला शब्द है जियो, पहला शब्द है लैटिन भाषा का जियो। और दोस्तों, दूसरा शब्द है ग्राफी। पुनः सुन लीजिए दोस्तों, भूगोल शब्द अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी से हुई है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और मित्रों ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। अध्ययन, स्टडी, एंड जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम यहाँ यह कह सकते हैं कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ये तो हुई मित्रों भूगोल की बात। अब बात करते हैं कि साहब जियोग्राफी जो है, भूगोल जो विषय है, इस विषय को अन्य विषयों से पृथक करने का कार्य किस विद्वान ने किया। तो मित्रों, ईसा पूर्व सैकड़ों वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व एक यूनानी विद्वान हुए थे जिनका नाम था हिकेटियस नामक यूनानी विद्वान थे। हिकेटियस, इस यूनानी विद्वान ने देखा कि साहब थेल्स महोदय ने गणितीय भूगोल बना दिया, गणित की उत्पत्ति हो गई। अरस्तु महोदय ने राजनीति विज्ञान बना दिया। हेरोडोटस महोदय ने इतिहास लिख दिया। लेकिन जो बचा कुचा था उसके बारे में किसी ने कोई गौर नहीं किया, और हिकेटियस महोदय की नज़र पड़ी पृथ्वी पर। इस विद्वान ने जो इसको दिखाई दिया, जो इसने अनुभव किया, जो इसने देखा और जो इसने समझा, जो पृथ्वी पर व्याप्त था, पृथ्वी पर मौजूद था, उस सारे ज्ञान को एक ग्रंथ में संकलित कर दिया और उस ग्रंथ को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर दिया, जिस विषय को भूगोल कहा जाता है। अतः आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि साहब भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, हिकेटियस, इन्हें कहते हैं भूगोल का जनक, भूगोल के पिता। कौन थे? हिकेटियस। हिकेटियस को जियोग्राफी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। एक बात का ध्यान रखना मित्रों, कुछ किताबों में, कुछ पुस्तकों में आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है ज्योग्राफी का जनक
उसमें ऑप्शंस में लिखा होता है एरेटोस्थेनीज। मित्रों, एरेटोस्थेनीज महोदय हिकेटियस के बाद पैदा हुए हैं। एरेटोस्थेनीज महोदय का भी महत्वपूर्ण योगदान है भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कराने में। एरेटोस्थेनीज ने क्या किया था? एरेटोस्थेनीज जो विद्वान थे, एरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। पहली बात, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान है एरेटोस्थेनीज। और एरेटोस्थेनीज महोदय ने भूगोल को एक व्यवस्थित विषय के रूप में, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है एरेटोस्थेनीज को। तो आपकी शंका दूर हो गई होगी। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और एरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। बात करें हम आधुनिक भूगोल की, तो मॉडर्न ज्योग्राफी की, तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिनकी प्रसिद्ध कृति है, उसका नाम है कॉस्मोस। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है कॉस्मोस। इनको आधुनिक भूगोल का पिता होने के साथ साथ जलवायु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। तो मित्रों, ये तो साधारण सी बात थी कि भूगोल जो शब्द है वो अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और ज्योग्राफी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना। और भूगोल के पिता की हम बात करें तो हिकेटियस महोदय को भूगोल का पिता कहा जाता है। एरेटोस्थेनीज महोदय की बात करें तो व्यवस्थित भूगोल का पिता एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अमेरिकन जो ज्योग्राफर्स थे, उनकी कृति है कॉस्मोस। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। 4-5 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। भूगोल का पिता हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का पिता एरेटोस्थेनीज, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और भूगोल की अवधारणा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भूगोल की शाखाओं की। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं और उन शाखाओं में किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, भूगोल, ये तो स्पष्ट हो गया कि भूगोल में पृथ्वी का समग्र अध्ययन किया जाता है। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, 2 प्रमुख शाखाएं हैं जिनका नाम है, पहली शाखा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। दूसरी है ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल। अब प्रश्न उठता है, साहब भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? आपने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भूगोल में पृथ्वी का समग्र अध्ययन किया जाता है। देखिए मित्रों, भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।
जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है उस सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है, यानी भौगोलिक स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल कहलाती है, या पृथ्वी के भौगोलिक तत्वों या भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल कहलाती है। मानव भूगोल में थोड़ा सा फर्क है। मानव जो भूगोल है इसकी व्यवस्था भूगोलवेत्ताओं ने इसलिए उचित समझी है क्योंकि भौतिक जो भूगोल है उसमें पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता था, तो इसकी आलोचनाएं प्रारंभ हो गई कि सब जो भौतिक भूगोल है वो मानव केंद्रित विषय नहीं है, प्रकृति केंद्रित विषय है, क्योंकि इसके विषय क्षेत्र प्रकृति है और प्रकृति का ही इसमें अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन नहीं। तो इस आलोचना से बचने के लिए कि भूगोल मानव केंद्रित विषय नहीं है, भूगोलवेत्ताओं ने नए भूगोल का इजाद किया जिसे मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। और मानव भूगोल में मानव केंद्रित प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, यानी मानव को केंद्र बिंदु मान करके मनुष्य को सेंट्रलाइज करके ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की परिभाषा स्पष्ट हो गई होंगी कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशंस बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी मानव भूगोल मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। स्पष्ट हो गया। अब बात करें भौतिक भूगोल के पिता की, तो भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का जनक पॉसिडोनियस को माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पॉसिडोनियस को माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पॉसिडोनियस और मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल, ये मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के पिता हो गए। परिभाषा देख लीजिए आप। भौतिक भूगोल विषय क्षेत्र क्या है? पृथ्वी के या प्रकृति के भौतिक तत्वों का अध्ययन, भौतिक तत्वों का अध्ययन, ये विषय क्षेत्र है किसका? भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है पृथ्वी या प्रकृति के भौतिक तत्वों का अध्ययन। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है मानव एवं प्रकृति के मध्य, मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन। तो ये भूगोल का दो विषयों के रूप में जो विभाजन हुआ है उसकी अवधारणा स्पष्ट हो गई होंगी। भौतिक भूगोल में
पृथ्वी के या प्रकृति के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को माना जाता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, दोनों की शाखाएं कौन कौन सी हैं, मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं और भौतिक भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। दोस्तों, भौतिक भूगोल की शाखाओं की बात करें तो इसमें से जो शाखाएं अलग हुई हैं, पहली शाखा है भूगणितीय भूगोल। भूगणितीय भूगोल। दूसरी शाखा है भू आकृति भूगोल। भू आकृति भूगोल। तीसरी शाखा है आपकी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। और चौथी शाखा है समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान। पांचवी शाखा की हम बात करें तो जैव भूगोल। जैव भूगोल। और छठी शाखा हम यहाँ देखेंगे भौतिक भूगोल की, वो है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल। और सातवीं जो शाखा है वो नृवंश भूगोल है। नृवंश भूगोल, जिसे प्रजाति भूगोल भी कहते हैं। और अंतिम एवं आठवीं जो शाखा है भौतिक भूगोल की, वो है पारिस्थितिकी भूगोल। पारिस्थितिकी भूगोल। पारिस्थितिकी भूगोल। दोस्तों, ये 8 शाखाएं हैं भौतिक भूगोल की, जिनके विषय में हमने यहाँ चर्चा की। गणितीय भूगोल, भू आकृति भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, नृवंश भूगोल और पारिस्थितिकी भूगोल। अब हम चर्चा करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो 6 शाखाएं हैं। 6 शाखाएं कौन कौन सी है ये देखिए। पहली शाखा का नाम है मानव भूगोल की, वो है आपकी सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल। कल्चरल जियोग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल के बाद दूसरी जो शाखा है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल
राजनीतिक भूगोल और इसके पश्चात आपकी आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के पश्चात पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और दो अन्य जो बची है वो है आपकी प्रादेशिक भूगोल और आवासीय भूगोल। प्रादेशिक भूगोल और छठी जो शाखा है मानव भूगोल की वो है आपकी प्रादेशिक भूगोल के पश्चात वो है आपकी आवासीय भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी। आवासीय भूगोल। तो मित्रों ये थी भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल की शाखाएं भूगणितीय भूगोल है, भूआकृति भूगोल है, जलवायु विज्ञान है, समुद्री विज्ञान है, जैव भूगोल है, मृदा भूगोल है, नरवंश भूगोल है, पारिस्थितिकी भूगोल है। मानव भूगोल की 6 शाखाएं हैं, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और आवासीय भूगोल। ये मुख्य विभाजन है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का। इन सभी विषयों में मानव केंद्रित अध्ययन किया जाता है, यानी सांस्कृतिक भूगोल में मानव के मद्देनजर रखते हुए संस्कृति और भूगोल के मध्य, प्रकृति के मध्य क्या अंतर संबंध है उनका अध्ययन। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक व्यवस्था और भूगोल का क्या संबंध है। आर्थिक में अर्थव्यवस्था और भूगोल का क्या संबंध है। जनसंख्या में लोगों का और भूगोल का क्या संबंध है। प्रादेशिक में किसी प्रदेश के लोगों का और वहाँ की प्रकृति का क्या संबंध है। आवासीय में मानव बस्तियों का और भूगोल का क्या संबंध है। तो उसमें मानव भूगोल की जो 6 शाखाएं हैं, इन 6 शाखाओं में मानव केंद्रित अध्ययन किया जाता है, जबकि इन 8 शाखाओं में भौतिक भूगोल की जो 8 शाखाएं इनमें प्रकृति केंद्रित अध्ययन किया जाता है। मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब हम परिचर्चा करेंगे भौतिक भूगोल के विषय में। फिजिकल ज्योग्राफी, भूगोल, इसको अंग्रेजी में कहा गया था क्या, आपने कहा जियोग्राफी। इसकी महत्वपूर्ण शाखा थी कौन सी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है वो समझते हैं। देखिए मित्रों, मैंने स्पष्ट कर दिया पहले ही कि भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक तत्वों या प्रकृति के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल जो है आपका, उसका 4 भागों में विभाजन करके अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग होता है जिसको कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा जो भाग होता है उसको कह दिया जाता है जल मंडल। तीसरा जो भाग है उसे कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल। और चौथा जो भाग है
उसे कह दिया गया जैवमंडल। जैवमंडल। भौतिक भूगोल को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। इन चारों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। समग्र रूप से अध्ययन कहलाता है भौतिक भूगोल। स्थलमंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। जलमंडल को कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और जैवमंडल को कहा जाता है बायोस्फीयर। ये अंग्रेजी के शब्द हैं चारों के। अब देखिए इनमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। स्थलमंडल के अंतर्गत स्थलमंडल का जो अध्ययन है वो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले भौतिक भूगोल की जो दूसरी शाखा थी, जिसको आपने पढ़ा था, स्थलमंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्थलमंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। भू आकृति विज्ञान। जलमंडल का अध्ययन समुद्री विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु विज्ञान। और जैवमंडल का अध्ययन जैव भूगोल या पारिस्थितिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये सारे की सारी अध्ययन के विषय हैं। अब इनसे स्पष्ट हो गया होगा, आपके मस्तिष्क में एक चित्र बना होगा कि स्थलमंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाएगा, जलमंडल का अध्ययन समुद्री विज्ञान में किया जाएगा, वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान में किया जाएगा और जैवमंडल का अध्ययन जैव भूगोल में किया जाएगा। अब इनके अध्ययन को आगे लेकर चलने से पूर्व मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि स्थलमंडल क्या होता है। स्थलमंडल किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी की जो परपटी है, पृथ्वी का जो कृष्ठ भाग है, कहने का मतलब ये हुआ पृथ्वी की जो बाहरी सतह है और उसका जो लिथ पार्ट है, लिथियम पार्ट, यानी ठोस जो भाग है, पृथ्वी की बाहरी सतह का जो ठोस भाग है जो आपको दिखाई देता है वो स्थल है, जिसके अंतर्गत हम 7 महाद्वीपों को शामिल करते हैं। कहने का तात्पर्य पृथ्वी की बाहरी सतह का अपनति वाला भाग। देखिए मित्रों, अपनति क्या है, अभिनति क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, यानी वह समय, यानी कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले कह दीजिए, या फिर आप 4.5 बिलियन ईयर एगो कह दीजिए, या यूं कहें कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व, जब हमारे सौर मंडल में सौर परिवार की उत्पत्ति हो रही थी, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स हो रहा था, यानी ग्रहों की उत्पत्ति हो रही थी, उसी समय उत्पत्ति हुई हमारी पृथ्वी की। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले या 4.5 अरब साल पहले
या फिर यूं कहें कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 बिलियन ईयर एगो जब आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय आपकी जो पृथ्वी है आज जो आपको मंडलाकार दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देती है पृथ्वी, वो पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में विद्यमान थी। गर्म और तप्त आग का गोला था, और जब गर्म और तप्त पदार्थ पृथ्वी का जो था वो धीरे धीरे उसका बाहरी जो भाग है वो ठंडा होने लग गया, और बाहरी भाग जैसे ही बाहर के वातावरण के संपर्क में आया ठंडा होने लगा, क्योंकि एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट हुई तो एनर्जी डिफ्यूज भी होगी। जैसे ही पृथ्वी गर्म गोला था, बाहर एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी जाहिर सी बात है कम पड़ेगी, ऊर्जा कम पड़ेगी, और ऊर्जा जब कम पड़ेगी तो तापमान घटेगा, तो तापमान घटेगा तो कौन सा भाग सबसे पहले ठंडा होगा? बाहरी भाग। भाई ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये तप्त गोला है, इसमें अंदर से एनर्जी बाहर एग्जॉस्ट हो रही है। अब बाहर एनर्जी निकलेगी, सबसे पहले ठंडा कौन सा भाग होगा? ये जो भाग है यही तो ठंडा होगा ना। तो पृथ्वी की बाहरी सतह का जो भाग था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और जब ठंडा होगा तो इसके अंतर्गत संकुचन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है गर्म करेंगे आप तो उसमें प्रसरण होगा, उसका आयतन बढ़ेगा, और अगर ठंडा करेंगे उसको तो उसका आयतन घटेगा, यानी वो संकुचित होने लग जाएगी। और पृथ्वी की बाहरी सतह पर जब संकुचन हुआ, संपीड़न की घटना हुई, तो पृथ्वी के ऊपर गड्ढे पड़ गए, यानी इस पे इस तरीके से ऐसे जगह जगह गड्ढे पड़ गए, ये स्थिति हो गई सब। अब इस तरह की स्थलाकृति होगी। पृथ्वी आज भी गोलाकार है, मंडलाकार है। ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग रह गया, ऊंचा उठा भाग तो कहलाया अपनति। अपनति, अपनति यहां लिख दिए देता हूं, अपनति। अपनति जिसको कहा जाता है एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन। और नीचे जो धसा हुआ भाग था, ये दबा हुआ भाग, ये कहलाया अभिनति। ये भाग क्या कहलाया? अभिनति, जिसको कहा जाता है सिंक्लाइन। अभिनति। अपनति वाला जो भाग था वो आपका कॉन्टिनेंट बन गया, और अभिनति वाला जो भाग था वो आपका ओशियन बन गया, क्योंकि लाखों वर्ष के पश्चात वर्षा प्रारंभ हुई, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात पृथ्वी जैसे जैसे ठंडा होती गई, इसके अंदर से वाष्प और गैसें निकलती गई। वो गैस और वाष्प जो थी वो इकट्ठी होकर के पृथ्वी के चारों तरफ इर्द गिर्द छा गई। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था, उसने इसमें से निकली हुई गैसों और जलवाष्प को दूर नहीं जाने दिया और अपने चारों ओर समेट लिया, जिससे उत्पत्ति हो गई आपके एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की। और वायुमंडल की जब उत्पत्ति हो गई तो जाहिर सी बात है वर्षा हो गई, वर्षा होने लगी। लाखों वर्षों की वर्षा का जल धीरे धीरे, ऊंचे भाग पे तो जल रुकेगा नहीं, ऊपर का महाद्वीपीय भागों का जो वर्षा का जल था, अपनति वाला जो भागों का वर्षा का जल था, बह करके आ गया अभिनति वाले क्षेत्रों में, और इन भागों को कर दिया लबालब, जलमग्न कर दिया, जिससे उत्पत्ति हो गई आपके हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल की। और जब धीरे धीरे स्थलमंडल के पश्चात जलमंडल और वायुमंडल बन गए, तो फिर यहाँ जीवन की संभावनाएं व्याप्त हो गई, क्योंकि पृथ्वी की सतह के नज़दीक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो आवश्यक गैसें हैं जो जीवन के लिए लाभदायक होती है, उन गैसों के निक्षेपण या जमाव के कारण मानव जीवन या विभिन्न जीवों के जीवन की संभावनाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार आपका तो समझ लीजिएगा कि स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल पृथ्वी की सतह के ऊपर का जो ठोस भाग है वो स्थलमंडल कहलाएगा, जिसका अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी। जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जो अभिनति वाला भाग है, जिसमें वर्षा का जल भर गया है, जिसके कारण महासागरीय दशाएं उत्पन्न हुई है।
महासागरों की उत्पत्ति हुई है, वो सारा का सारा भाग यानी महासागरों वाला भाग जलमंडल कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। वायुमंडल मैंने स्पष्ट कर ही दिया, पृथ्वी के अंदर से जो गैसें, जलवाष्प और विभिन्न धूल कण जैसी संरचनाएं बाहर निकली, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के इर्द गिर्द ही समाहित हो गई और रुक गई। इसके कारण वायुमंडल का आविर्भाव हुआ। और जैवमंडल की हम बात करें तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का वह सम्मिलित भाग, तीनों का वह भाग जिसमें जीवों के जीवन की संभावना हो, जैवमंडल कहलाता है। यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह परिक्षेत्र जिसमें जीव जीवित रह सके या जीवन व्यतीत करे, वो भाग जैवमंडल कहलाता है। तो मित्रों, स्पष्ट हो गया होगा आपके मस्तिष्क में कि स्थलमंडल लिथोस्फीयर अंग्रेजी का रूपांतरण है और भूआकृति विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। अब भूआकृति विज्ञान के जनक की हम बात करें, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान के जनक का नाम है अल्बर्ट पेंक। कौन? अल्बर्ट पेंक महोदय, भूआकृति विज्ञान के जनक अल्बर्ट पेंक। समुद्री विज्ञान या ओशियनोग्राफी के जनक पोसिडोनियस, जो पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं, भौतिक भूगोल के पिता पोसिडोनियस ओशियनोग्राफी के जनक हो गए। क्लाइमेटोलॉजी की हम बात करें, जलवायु विज्ञान की, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये आपके जलवायु विज्ञान के पिता हो गए। और जैव भूगोल के पिता की हम बात करें तो ये थे थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। ये जैव भूगोल या बायोजियोग्राफी के जनक हैं। मित्रों, भौतिक भूगोल का अध्ययन 4 भागों में बांट के किया जाता है। स्थलमंडल, जिसका अध्ययन भूआकृति विज्ञान कहलाता है, जनक का नाम है अल्बर्ट पेंक। जलमंडल, जिसका अध्ययन समुद्री विज्ञान में किया जाता है, जिसका जनक है पोसिडोनियस। और वायुमंडल, जिसका अध्ययन जलवायु विज्ञान में किया जाता है, इसका जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जैवमंडल, जिसका अध्ययन जैव भूगोल में किया जाता है, इसका जनक है थियोफ्रस्टस। दोस्तों, भूआकृति विज्ञान को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, समुद्री विज्ञान को ओशियनोग्राफी कहा जाता है, जलवायु विज्ञान को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है और जैव भूगोल को बायोजियोग्राफी या इको जियोग्राफी, पारिस्थितिक भूगोल भी कहा जाता है। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की प्रक्रिया, देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्थलमंडल की। स्थलमंडल, अब बात करें दोस्तों स्थलमंडल की, लिथोस्फीयर की। स्थलमंडल, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत
हम विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं। भू आकृतियों की उत्पत्ति कैसे होती है, उन पर कौन कौन से फोर्सेस कार्य करते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस कार्य करते हैं या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम करते हैं, कौन कौन से बल उन स्थलाकृतियों के ऊपर कार्य करते हैं और उन कार्यों के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी नवीन स्थलाकृतियों का जन्म होता है, इन सभी का अध्ययन हम स्थलमंडल का जो विषय है, जिसे आप जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान कहते हैं, उसमें करेंगे। देखिए दोस्तों, स्थलमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। भूगोलविदों ने इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। 3 श्रेणियों में। मित्रों, स्थलमंडल पर पाए जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, उनको जियोग्राफर्स ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। इन स्थलाकृतियों को उच्चावच भी कहा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। स्थलमंडल के अंतर्गत उच्चावचों की श्रेणियां। दोस्तों, उच्चावच को अंग्रेजी में रिलीफ कहा जाता है। रिलीफ, RELIEF। अब ये समझ लीजिए उच्चावच क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर यह भूगर्भ में, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि स्थलमंडल पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती है, उन स्थलाकृतियों को उच्चावच कहा जाता है। उच्चावच, उच्च आवच, यानी उच्चावच का मतलब हुआ ऊंची हो चाहे नीची हो। कहने का तात्पर्य अभिनति वाला भाग हो चाहे अपनति वाला भाग हो, कोई सा भी भाग हो, जो स्थलाकृतियां हैं उनको उच्चावच कहते हैं। उच्चावचों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां 3 श्रेणियों में शामिल की गई है। पहली, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। दूसरी, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, सेकंड ऑर्डर रिलीफ। तीसरी, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर रिलीफ। प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं, इनकी उत्पत्ति किस वजह से होती है? अपनति या अभिनति, अपनति या अभिनतियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृतियां अपनति या अभिनतियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं अंतर्जात बलों द्वारा, अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित
स्थलाकृतियां। अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाती हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की हम बात करें तो देखेंगे कि बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाती है। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आरपीएससी और यूपीएससी और विभिन्न स्टेट्स की अनेकों पीएससीओ द्वारा ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि साहब प्रथम निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं कौन से हैं, या फिर यूँ कह पूछ लिया जाता है कि महाद्वीप एवं महासागर कौन सी श्रेणी के उच्चावच होते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सीधा सा जवाब है प्रथम श्रेणी के उच्चावच अपनति और अभिनतियों के परिणाम स्वरूप। मैंने पहले बताया था आपको कि अपनति के कारण बन गए कौन, जिस समय ओरिजिन हुई थी पृथ्वी की, यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी 450 करोड़ साल पहले, तो उस समय जो ऊंचा उठ गया भाग था वो तो महाद्वीप बना, और जो नीचे धंस गया भाग जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा हो गया वो महासागर बना। तो अपनति और अभिनतियों के परिणाम स्वरूप दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी हैं जिन्हें कहते हैं आप महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप एवं महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ये आपकी प्रथम श्रेणी की प्रमुख उच्चावच है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की हम बात करें तो पर्वत, पठार, घाटी, मैदान, ये जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। लेकिन ध्यान रहे रटना नहीं है, रटेंगे तो मात खा जाएंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन का भी ध्यान रखें। अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, प्रमुख अंतर्जात बल कौन कौन से हैं? अंतर्जात बल है भाइयों और बहनों, अंतर्जात बल दो है, ज्वालामुखी और भूकंप। और ज्वालामुखी और जो भूकंप है वो किन घटनाओं के कारण घटित होते हैं? एक प्रक्रिया होती है भूगर्भ के अंदर तनाव, जिसके कारण चट्टानें खिंचती है। दूसरी प्रक्रिया होती है दबाव, जिसके कारण चट्टानें भिजती है। यानी पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ के अंदर जब चट्टानों में, रॉक्स में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है या दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तनाव और दबाव के परिणाम स्वरूप दो घटनाओं का जन्म होता है जिसे हम ज्वालामुखी और भूकंप कहते हैं। और इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की बाहरी सतह पर पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है, भ्रंश घाटियां बन जाती है और अंतरा पर्वतीय मैदान बन जाते हैं। यानी दो पर्वतियों के बीच का भाग अंतरा पर्वतीय मैदान हो जाता है। तो ये जो मैदान थे भ्रंश के द्वारा निर्मित घाटी, भ्रंश घाटी, पर्वत जिसके अंतर्गत आपका प्रमुख आता है, जिसको आप कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत, ये ब्लॉक माउंटेन। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है आपका अपशिष्ट पठार, लावा पठार, लावा पठार। दूसरा भ्रंश घाटी। तीसरा भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ
पर्वत तथा भ्रंश कगार। भ्रंश कगार ये स्थलाकृतियां जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत तो अन्य भी बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, लेकिन उनका यहां जिक्र करना बहुत लेंथी हो जाएगा। आप तो डेफिनेशन समझ लीजिए, अंतर्जात बलों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है। अब यूं मत कहना साहब कि साहब ज्वालामुखी पर्वत किस में आएगा। भाई ज्वालामुखी पर्वत किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, तो किस में आएगा, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। पठार किससे बन रहा है, लावा पठार, ज्वालामुखी से तो निकला लावा, उसी से बना ज्वाला। भ्रंश घाटी किसके कारण हुई, भ्रंशन की क्रिया के कारण भ्रंश घाटी का जन्म हुआ, क्योंकि भूमि नीचे धस गई तो भ्रंश हो गया। भ्रंश कगार कैसे बना, भ्रंशन की क्रिया हो गई तो भ्रंश के किनारे वाला जो भाग नुकीला निकला रह गया वो भ्रंश कगार हो गया। भ्रंशोत्त पर्वत, जब धरातल में दो स्थानों कोई भी धरातल है उसके दो भागों में भ्रंश उत्पन्न हो जाए और बीच का जो भाग है वो ऊंचा उठा रह जाए, जैसे इस तरह की संरचनाएं विकसित हो जाए। ये और ये जो भाग है ये बीच में ऊंचा उठा रह जाए, तो ये भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत क्यों, क्योंकि दोनों साइड में भ्रंशन की क्रिया हो गई, दोनों भाग धस गए। इधर वाला भाग नीचे धस गया तो यहां भी भ्रंश घाटी बन गई, उधर वाला भाग नीचे धस गया तो ये भी भ्रंश घाटी बन गई, और बीच में जो उठा हुआ भाग है ये भ्रंशोत्थ पर्वत रह गया। लेकिन इधर का जो भाग था ये जो भाग है ये कहलाएगा भ्रंश कगार। क्या कहलाएगा मित्रों, भ्रंश कगार, यानी भ्रंश का कोना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज पढ़ा भूगोल, भूगोल की उत्पत्ति, भूगोल की विभिन्न शाखाएं, और विभिन्न शाखाओं में पहली शाखा भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल की विषय में पढ़ा हमने उच्चावचों की श्रेणियां, जो भू आकृति विज्ञान का विषय है। और भू आकृति विज्ञान का जनक मैंने आपको बताया था कौन, अल्बर्ट पेंक। इसके अंतर्गत अल्बर्ट पेंक महोदय ने 3 प्रकार के उच्चावचों की श्रेणियां बताई। प्रथम श्रेणी के उच्चावच वे उच्चावच जिनकी उत्पत्ति अभिनति या अपनति के परिणाम स्वरूप होती है, जिनमें आते हैं 2 महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जिनकी उत्पत्ति अंतर्जात बलों के द्वारा होती है, वो स्थलाकृतियां द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाती हैं, जिनको अंतर्गत आते हैं लावा पठार, भ्रंश घाटी, भ्रंशोत्थ पर्वत और भ्रंश कगार। दोस्तों तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की हम बात करें तो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की बात करें तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच बहिर्जात बलों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। और बहिर्जात बलों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है उनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तृतीय श्रेणी की उच्चावच कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है भाई। तृतीय श्रेणी के उच्चावच बहिर्जात बलों के द्वारा निर्मित होते हैं। और बहिर्जात बल क्या है, बहिर्जात बल होता है आपका अनाच्छादन। क्या होता है, अनाच्छादन। देखिए अंतर्जात शक्तियां जो है वो है आपकी ज्वालामुखी, वह भूकंप, और बहिर्जात बल है आपका अनाच्छादन। और अनाच्छादन के अंतर्गत 3 चीजें हैं। पहला अपक्षय, दूसरा अपर्दन, और तीसरा निक्षेपण। निक्षेपण 3 प्रक्रियाएं होती है। इन प्रक्रियाओं के कारण देखिए, चाहे प्रथम श्रेणी का उच्चावच हो, चाहे द्वितीय श्रेणी का उच्चावच हो, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी उच्चावच है उन सब पर प्रभाव पड़ता है बहिर्जात बलों का। बहिर्जात बल है अपक्षय, यानी चट्टानों को तोड़ेगा।
अपर्दन चट्टानों को काटेगा और निक्षेपण इनका जमाव करेगा। तो चट्टानें टूटेंगी, कटेंगी और अन्यत्र स्थान पर जाकर के जमा हो जाएंगी, जिनसे नवीन स्थलाकृतियों का जन्म होता है, जिनको कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावचय, थर्ड ऑर्डर रिलीफ। जिसके उदाहरण की हम बात करें एग्जाम्पल की, तो थर्ड ऑर्डर रिलीफ के एग्जाम्पल जो होते हैं वो आपके प्रमुख एग्जाम्पल है आपका बाढ़ का मैदान, बाढ़कृत मैदान, बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान के अलावा अपशिष्ट पठार, बाढ़ का मैदान, अपशिष्ट पदार्थ और तरंग घर्षित स्थलाकृतियां जो होती है, तरंग घर्षित वेदिका और तरंग घर्षित वेदिका के अलावा तरंग निक्षेपित मैदान। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करें, और कमेंट्स करने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बिना जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन, उसको प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।